जैसे कि जो कोल की बात आ रही है, आपका कोल से कोई लेना देना है क्या? कभी कोल में कभी किसी से बातचीत हुई हो? मैं 21 साल का था, इसके अलावा कुछ भी नहीं है मेरे नाम पे। अपना रंग दिखाएंगे सितंबर में, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ, अगस्त सितंबर में देखना तो उस रंग में रंग तो नहीं जाओगे? जो ट्विटर हैंडल में ट्वीट हुआ है और जो उनके अधिकारी कह रहे हैं उसमें से सच क्या है। ईडी तो हरास कर रही है, कुल मिला के ईडी परेशान करने की कोशिश कर रही है। रमन सिंह जी 15 साल में जितने वित्तीय संसाधन हैं उसको अपने मित्रों को बांटने का, चाहे खदान हो चाहे नान हो, सर्व भ्रष्टाचार किया। 10 साल में कितनी वैल्यू बढ़ गई होगी कुरूद के एक मकान की। उसको कोर्ट जाके आप लोग उनको जवाब क्यों नहीं देते जल्दी से? कोल लेवी एक्सटॉर्शन लिख दिया गया है, एक वर्ड लिखा गया है, वो बहुत बड़ा वर्ड है। ये पूरा जो एक माहौल बनाया जा रहा है, ये सरकार को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। देवेंद्र यादव आ जाओ, आप बीजेपी आ जाओ, ज्वाइन कर लो। भिलाई के विधायक कोल लेवी का एक्सटॉर्शन लेते हैं और उस बातों को स्पष्ट किया गया है। जो ईडी का एक ट्वीट आया है उसमें अभी हाल फिलहाल में ईडी ने बहुत बड़े नाम लिए हैं, जो आईएएस हैं रानू साहू और जो सूर्यकांत तिवारी, और उसके साथ में ईडी ने कुछ संपत्तियों को अटैच किया है जिसमें देवेंद्र यादव का नाम लिया और नीचे में एक लाइन लिखी गई है कि कोल लेवी एक्सटॉर्शन की बातें कही गई हैं। उसमें देवेंद्र यादव का पक्ष लेने आए हैं। देवेंद्र, ये जो ट्वीट आया हुआ है इसको किस रूप में ले रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि ट्विटर में जो ट्वीट आया मैंने उसको देखा और मैंने ट्विटर के माध्यम से भी ईडी से सवाल किया है कि भाई सच्चाई क्या है। मैं जब ईडी के अधिकारी से, मेरा वकील बात करते हैं मिस्टर नीरज से, तो ये बात आती है कि ऐसी कोई कार्रवाई मेरे नाम पे नहीं की गई है और ईडी का ट्विटर हैंडल वाला कह रहा है कि ऐसी कार्रवाई मेरे नाम पे की गई है। तो सच क्या है? जो ईडी का ट्विटर हैंडल कह रहा है वो सच है कि ये जो ईडी के अधिकारी कह रहे हैं वो सच है? इस पर स्पष्टता आने की ज़रूरत है सबसे पहले। जैसे कि कोल लेवी एक्सटॉर्शन लिख दिया गया है, एक वर्ड लिखा गया है, वो बहुत बड़ा वर्ड है। एक प्रकार की आप अगर अपने एंगल से लेंगे तो वो एक मानहानि भी हुई है अगर इनमें सत्यता नहीं है तो। अगर ईडी इस तरह का ट्वीट कर रही है, आप कह रहे हैं कि जो ट्विटर के अलावा जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, जो ऑफिशियल आप लोग बात करें अधिकारी से, वो उनमें अलगाव है, अलग है, तो इस तरह की बातों के लिए जब आपकी मानहानि हुई है तो क्या इन विषयों को लेकर कोर्ट जाएंगे? हाँ, निश्चित रूप से पहले मैं इसका विधि सलाह लेना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ स्पष्टता है सारी चीज़ों पे, और आगामी समय में विधि सलाह लेके अपने वकील से मैं आगामी कार्रवाई के बारे में चर्चा करके आगे बढ़ूँगा। जैसे कि जो कोल की बात आ रही है, आपका कोल से कोई लेना देना है क्या? कभी कोल में कभी किसी से बातचीत हुई हो, कभी कोल का पैसा या कोल के लेन देन के लिए कोई किसी से कोई संबंध हो जिसके कोल के कारोबार है? देखिए, ऐसा ये पूरा जो एक माहौल बनाया जा रहा है, ये सरकार को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। और इस पूरे प्रोसेस में लगातार आज पूरे प्रदेश और देश की जनता जानती है कि ईडी का इस्तेमाल केवल और केवल चुनावी दृष्टिकोण से हो रहा है। ये जो गुब्बारा अभी उठा हुआ है ना, 2023 चुनाव खत्म होने के बाद सीधा बैठ जाएगा, ये केवल चुनावी गुब्बारा है। और इस चुनावी गुब्बारे में जिस तरीके से मुझे बार बार धकेला जा रहा है, बार बार हरास किया जा रहा है, तो ये गलत है। आज मेरे खिलाफ कुछ हो रहा है तो ये हो रहा है कि मेरी माँ के खिलाफ ईडी का नोटिस आता है, मेरी माँ के खिलाफ ईडी का नोटिस आता है। मेरे पास कोई संपत्ति थोड़ी ना ऐसे कि मुझे किसी बात का डर हो। मेरे पास अगर कोई संपत्ति है, जो मैंने उस दिन भी कहा था, 20 फरवरी को कहा था, कि जो पैतृक है, मेरी माँ ने 2011 में यह मकान खरीदा, मैं 21 साल का था, इसके अलावा कुछ भी नहीं है मेरे नाम पे। और इस मकान मकान के वैल्यूएशन के लिए भी ईडी की टीम आई, और अगर इसको भी अटैच किया गया है तो वो धारा अंडर सेक्शन 5 के तहत होगा, लीगली होगा। लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है। एक तरफ ईडी का ट्विटर हैंडल ये कहता है कि मेरी संपत्ति अटैच हुई है, ईडी के दफ्तर के अधिकारी कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें ईडी के अधिकारियों को मीडिया के माध्यम से आप ये बता दीजिए कि आपकी संपत्ति है कितनी? देखिए, ऐसा है कि मेरी जो कुल संपत्ति, उसमें नगद भी और बैंक बैलेंस भी, जमीन जायदाद भी, सबको जोड़ के बता दीजिए, और परिवार का भी। देखिए, ऐसा है, मेरी जो भी संपत्ति है मैंने 2015 और 2018 दोनों के हलफनामे में मैंने दिया है। जो आज से 50-100 साल से जो पैतृक पुरानी जो संपत्ति, थोड़े बहुत खेत की है, वो भी पैतृक ना। और इसके 2011 में ये मेरी माँ ने जो मकान ख़रीदा था मेरे लिए, वो है। ये भी बैंक से फाइनेंस है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है 2011-12 के बाद। मतलब अप्रॉक्स वैल्यूज़ क्या होंगे उसकी? तो ये वैल्यू मैंने जानता नहीं। 2011 में माँ ने ख़रीदा था ये, ठीक है। मैंने तो कोई संपत्ति खरीदी नहीं है, तो मैं कैसे बताऊंगा कि क्या वैल्यू होगी। और वैल्यूएशन करना भी है तो ईडी करे ना वैल्यूएशन। कितना ये MIG क्वार्टर है हाउसिंग बोर्ड डिपार्टमेंट का, 1 मंजिला, कितनी वैल्यू होगी इसकी?
जब खरीदे थे तब मेरे ख्याल से 13-14 लाख का था, 13 लाख का था जब खरीदे थे। इसके बाद आज के समय 10 साल में कितनी वैल्यू बढ़ गई होगी कुरुद के एक मकान की, कुरुद में है मकान, वो कितनी वैल्यू बढ़ गई होगी वो खुद ही स्पष्टता कर लें लोग। आपकी माता जी को जैसे सम्मन्स आ रहे हैं उसको उनको बुलाया जा रहा है, तो उसमें आपका क्या अभिमत है, क्या कहना है उन विषयों पे? अब आगे आपका जो रुख रहेगा वो क्या रहेगा? देखिए ऐसा है, ईडी तो हरास कर रही है, कुल मिला के ईडी परेशान करने की कोशिश कर रही है। मेरी माँ इतनी बुजुर्ग है, उनको ईडी के दफ्तर बुलाया जा रहा है। लेकिन हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम जाएंगे। जितनी जांचों पे बुलाया जाएगा उतनी जांचों में जाएंगे हम। जितने बार बयान लेने बुलाया जाएगा हम उतने बार बयान देने जाएंगे हम। और लेकिन हमारे जो मौलिक अधिकार है, हम अपने वकील के साथ जाएंगे। मेरी माँ को अकेले नहीं भेजूंगा मैंने लिख के भेजा है कि मैं उनका बेटा हूँ, मेरे को भी साथ में रखा जाए। कम से कम उनसे क्या दस्तखत कराए जा रहे हैं, मैं एक बार पढ़ के उनको सुनाऊँ तो उसके बाद वो दस्तखत करें, या वकील पढ़कर सुनाए तो समझ कर दस्तखत करें। तो इस तरीके से होना चाहिए, मेरा ये मानना है। जहाँ जहाँ ईडी की जांच हुई है, जैसे अपन छत्तीसगढ़ की बात ले लें या फिर दिल्ली केजरीवाल सरकार के खिलाफ में जो बात कर लें, सत्येंद्र जैन हो गए और जो उनके डिप्टी सीएम हो गए, इनके खिलाफ भी जब जांच होती थी तो जांच के समय में बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और उसके बाद में तथ्य दिए जाते थे, लेकिन आखिरकार ये होता था कि कानून शिकंजा कहीं से कस जाता था। यहाँ भी वैसी जो अधिकारी हैं जैसे रानू साहू हैं या फिर जो सूर्यकांत तिवारी हैं, उनके यहाँ भी जब रेड्स हुई थी तो उसके बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। अभी जैसे एजाज ढेबर साहब के यहाँ हुई थी तो वहाँ भी इस तरह की बातें हुई थी। अनवर ढेबर हालांकि उनके ऊपर भी आरोप लगाए, 2000 करोड़ की बात हो रही है। आखिरकार ये शिकंजा जो है, आप लोग कहते हैं कि ईडी प्रेशर कर रही है, शिकंजा इस तरह से कस कैसे रहा है? और अगर कस रहा है उसमें निराधार है सारी बातें, उसको कोर्ट जाके आप लोग उनको जवाब क्यों नहीं देते जल्दी से? देखिए ऐसा है कि मैंने तो अपने पक्ष हमेशा ही रखे, और जहाँ तक मेरी बात है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर किसी भी तरह के कोई भी विषय हैं तो उसको सार्वजनिक होने चाहिए। हम राजनीतिक जीवन में हमारी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, और कुछ नहीं किया जा रहा है। हमको राजनीतिक नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। जब ये जो भी बातें हैं, मैं 2016 में सार्वजनिक जीवन में आया, महापौर बना, मेरे पास अगर कुछ है 2011 का मेरी माँ का मकान है जब मैं 21 साल का था, तो भाई आप उसको इन्वॉल्व करके भी अगर हरास कर रहे हो, बुला के वहाँ पे 10 बजे बुलाते हो, रात के 10 बजे तक बैठा के रखते हो, कोई सवाल नहीं करते, तो ये गलत बात है ना। अगर कोई कानूनी आपके पास है नियम और आपके पास प्रूफ्स है तो सार्वजनिक कीजिए, कार्रवाई फिर से उसी सवाल को फिर से लाऊंगा कि जैसे जो भी पैरामीटर आपके ईडी की जांचों परख में नहीं जम रहे हैं या गैर संवैधानिक आपको लग रहे हैं, हाँ, उसके लिए कोर्ट है, उसके लिए कचहरी है, सबके खिलाफ है। हाँ, मैं अगर गलत करता हूं तो मेरे खिलाफ है, आप अगर गलत करते हैं आपके खिलाफ है, ईडी जैसी एजेंसी करती है, देश के प्रधानमंत्री करते हैं, उनके खिलाफ भी कोर्ट कचहरी है। अगर इसको मानहानि के तौर पे ले रहे हैं और अगर इसको एक शिकंजे के तौर पे ले रहे हैं, तो इससे निजात लेने के लिए आपके बोलने से तो ईडी मानेंगे नहीं। अगर आप कह रहे हैं कि ईडी आपको घेराबंदी कर रही है, आपके नेताओं को कर रही है, तो आप अदालत का रुख क्यों नहीं करते, अदालत की बात क्यों नहीं कर पा रहे? सबसे पहले तो मैं इस पर स्पष्टता चाहता हूँ। मैंने ईडी के अधिकारियों से बात की है, मेरे वकील ने बात की है, उनका कहना है कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उनकी तरफ से आ जाए। मैंने ट्विटर पे भी उनको टैग किया कि भाई स्पष्ट करे कि इसमें हमारा क्या अटैच हुआ है, हमारी खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। तो एक बार ईडी की तरफ से बात आ जाए, उसके बाद हम बोलेंगे, ज़रूर बोलेंगे। क्या कोई प्रेशर है ईडी का, कोई आप जिसको कहना चाहते हैं कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर है, उसके उनके अधिकारी जो आते हैं आपसे बात कहते हैं और आपके ऊपर एक तरह का मेंटल या फिर जो भी रेड्स हो रही हैं उनमें मेंटल प्रेशर डाला जा रहा है कुछ कि एक्सेप्ट कर लो या कुछ? देखिए ऐसा है, पहले तो ये इनका जवाब आ जाए कि ये जो ट्विटर हैंडल में ट्वीट हुआ है और जो उनके अधिकारी कह रहे हैं उसमें से सच क्या है, इसके बाद इनकी सारी बातें हम करेंगे, ज़रूर करेंगे। और जहाँ तक प्रेशर करने की बात है, बहुत सारे लोगों के साथ बदतमीजी की गई है, बहुत सारे कर्मचारी, अधिकारी, व्यापारी, ठीक है। और मैं प्रेशर का इस रूप में समझना चाह रहा हूँ कि क्या, जैसे बता रहे हैं कि आप बीजेपी जैसे ईडी का इस्तेमाल कर रही है, आपके आरोप हैं, तो क्या इस तरह की बातें आ रही हैं कि देवेंद्र यादव आ जाओ, आप बीजेपी आ जाओ, ज्वाइन कर लो, इस तरह की बातें आ रही? ये सब होमवर्क है इनका, ये अपना रंग दिखाएंगे सितंबर में, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगस्त सितंबर में देखना। तो उस रंग में रंग तो नहीं जाओगे? देखिए ऐसा है, हम वैचारिक रूप से जो हमारा दृष्टिकोण है हम उसके साथ हैं और जीवन भर साथ हैं, ठीक है। ना कोई रंग पाएगा, ठीक है, ना कोई डरा पाएगा, ना कोई दबा पाएगा। भिलाई की जो जनता है ना, वो ईश्वर है और भिलाई की जनता सर्वमान्य है, वो सब समझती है, सब जानती है और सबसे समझदार है। हम उनके चरणों पे हैं और वो जैसा आशीर्वाद देती रहेगी, जैसा बात करती रहेगी, वैसा हम करते रहेंगे। और जहाँ तक बात है दल बदल का, तो मैं कांग्रेस
ने मेरे को शुरुआती पहचान दी है, जीवन दिया है। मैं आजीवन इस दल के साथ मरते दम तक इस दल का कार्य करता हूँ। और अगर कोई राजनीतिक दृष्टिकोण भी लेकर कोई संस्था इसका दुरुपयोग करनी चाहेगी तो ये हमको नहीं डिगा पाएगी। तो ये खबर ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह बीजेपी वालों के लिए भी है कि कांग्रेस में देवेंद्र यादव रहते हुए बीजेपी अब ज्वाइन नहीं करेंगे, ये तो बात तय है। और साफ तौर पर जो जांच चल रही है उस जांच में सहयोग करेंगे कह रहे हैं। जिस तरह से माता जी को बुलाया जा रहा है तो माता जी को अकेले जो बुलाया जा रहा है तो उनके साथ जाने की बात कह रहे हैं। और ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि एक तरह के जो राजनीतिक घेराबंदी है, राजनीतिक षड्यंत्र है, वो इनके खिलाफ लॉन्च किया जा रहा है। आगे इन स्थितियों को कैसे ये ओवरलैप कर पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। और हमारी इस खबर पर नज़र बनी हुई है, पल पल की रिपोर्ट, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। लगातार मंत्रियों के साथ, अधिकारियों के साथ बैठ के हम योजना बनाए। अभी स्टाम्प ड्यूटी आप देख लें, पहले 1100 करोड़ था, आज बढ़ के कितना हो गया, 1700 करोड़ हो गया। जबकि कोरोना काल था 2 साल। रजिस्ट्री हमने क्या किया कि कलेक्टर गाइडलाइन से 30% कम कर दिया। छोटे भूखंडों की बिक्री छूट दे दी, रजिस्ट्रियां बढ़ गई, राज्य के राजस्व में वृद्धि हुई। तो यही तो नीति है, यही हम लोग रणनीति के तहत कैसे पैसा आए। अब गोबर से पैसा कमाने लगे। आज जो 5500 गौठान है अब हमको पैसा देना नहीं पड़ता। और गौठान समिति के पास पैसा हो गया, उससे खरीद रहे हैं। तो ये वित्तीय व्यवस्था है जिसको हम लोग कर रहे हैं और जिसके कारण से लोगों की आय में वृद्धि हो रही है, राज्य के राजस्व में वृद्धि हो रही है। और रमन सिंह जी 15 साल में जितने वित्तीय संसाधन हैं उसको अपने मित्रों को बांटने का, चाहे खदान हो चाहे नान हो, सब में भ्रष्टाचार किया। उसके लोग बड़े होते गए, संपन्न होते गए, लोग यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग गरीब होते गए। बात इतनी ही। और इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो अब भारतीय जनता पार्टी सीधे लड़ नहीं पा रही, तो ईडी, आईटी ये सब लगा दिए, तो एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। हम तो बता रहे हैं भाई, नान घोटाले में बताओ सीएम सर और सीएम मैडम कौन है, वो पैसा कहाँ गया। इधर इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक का पैसा है, लोगों को पैसा लगा ना इसी रायपुर का। और नार्को टेस्ट हुआ, उसमें रमन सिंह के नाम ले रहे हैं, राम विचार का नाम ले रहे हैं और मंत्रियों के नाम ले रहे हैं, उसके पास पैसा दिए। करे ना ईडी जांच, मनी लॉन्ड्रिंग तो हुआ है। वो पैसा गया बैंक का, इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक का पैसा कहीं तो गया। यदि नार्को टेस्ट का आप सही नहीं मारे तो पैसा गया कहाँ। चलो एफआईआर तो है, जांच कर लो, क्यों नहीं करते। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।